हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए पार्ट थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लेटो का सामान्य परिचय प्राप्त किया था, जनरल इंट्रोडक्शन, और इस चैप्टर में हम प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचार के बारे में अध्ययन करेंगे, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार क्या था, इसे जानने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कशन करते हैं कि आखिर प्लेटो के द्वारा आदर्श राज्य का विचार क्यों प्रस्तुत किया गया था, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी। देखिए, किसी भी विचारक के द्वारा, किसी दार्शनिक के द्वारा जब कोई अपनी बात कही जाती है, कोई विचार रखा जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। या तो वह किसी घटना से प्रेरित होता है, या फिर वह अपने समय में प्रचलित जो प्रणाली है, व्यवस्था है, उसमें कुछ ऐसी कमियां दिखता है, कुछ समस्याएं दिखता है, तो उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो इस वजह से वह अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ भी प्लेटो ने एथेंस में कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी कमियां देखी, कुछ ऐसी बुराइयां देखी, जिनको कि वो अपने विचारों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा दूर करना चाहता था। तो उसके द्वारा आदर्श राज्य संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार इत्यादि प्रस्तुत किए गए। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से प्लेटो ने ये विचार दिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्लेटो के विचारों पर प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियाँ थी, उसमें है अविवेकशील व्यक्तियों का शासन। देखिए, जब अविवेकशील व्यक्ति अगर शासन करेगा तो वह सुशासन तो नहीं हो सकता है, वो कुशासन ही होगा। दूसरा, राजनीतिक रूप से अस्थिरता विद्यमान थी, यानी कि जो शासन की प्रणाली थी उसमें बार बार परिवर्तन आ रहा था, स्थिर नहीं थी। तीसरा है पुरुष प्रधान समाज, स्त्रियों की दिशा शोचनीय थी, दयनीय थी। आर्थिक तत्व का शासन को प्रभावित करना, भ्रष्टाचार, लूट खसोट इत्यादि विद्यमान थे। लॉटरी सिस्टम के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे। तो प्लेटो ने इन बुराइयों को, इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी रचनाओं में अनेक विचार दिए। तो उसमें से हम आज पढ़ेंगे आदर्श राज्य संबंधी विचार, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो प्लेटो ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए अपनी पुस्तक जो थी उसकी रिपब्लिक, उसमें आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो राज्य संबंधी प्लेटो के द्वारा एक विचार दिया गया कि राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप है, वृहद रूप है, बड़ा विशाल रूप है। तो देखिए, एग्जामिनर एग्ज़ाम में यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर वन, वो सीधे सीधे कहे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट या प्लेटो का आदर्श राज्य संबंधी विचार क्या है, वर्णन करिए, या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, इसकी व्याख्या करिए। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। तो प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। देखो, प्लेटो ने ऐसा माना कि व्यक्ति और राज्य में वैसी ही एकरूपता है जैसे कि छोटे और बड़े अक्षरों में होती है। यानी जो गुण और विशेषताएं व्यक्ति में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। तो इसी वजह से उसने कहा कि जो राज्य है वो क्या है, व्यक्ति का वृहद रूप है। अब प्लेटो ने जो अपना आदर्श राज्य संबंधी विचार दिए हैं, उसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसने क्या कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो कहता है कि जो मनुष्य है, मानवीय आत्मा है, उसका निर्माण तीन तत्वों से होता है, तीन एलिमेंट से होता है। अब वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तृष्णा। तृष्णा को हम क्षुधा या भूख भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एपेटाइट। दूसरा जो एलिमेंट है वो है साहस यानी कि स्पिरिट, और जो तीसरा है वो है विवेक यानी कि रीज़न। तो पहला जो एलिमेंट है यानी कि क्षुधा, एपेटाइट, तो ये वो एलिमेंट है, वो तत्व है जिससे व्यक्ति में किसी के प्रति प्रेम, घृणा, लगाव, इस तरह की इच्छा उत्पन्न होती है।
अपने आप को सुखी संतुष्ट करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो होती है तृष्णा यानी क्षुधा की वजह से। दूसरा जो तत्व है वो है साहस यानी कि स्पिरिट। इससे व्यक्ति में महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, इस तरीके की भावना उत्पन्न होती है। और जो तीसरा तत्व है वो है विवेक यानी कि रीज़न। इससे क्या करता है, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, अपने वातावरण को समझता है, वो अन्य मनुष्यों को भी बताता है कि उनको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये अब चूँकि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अब ये मानवीय आत्मा का निर्माण हो रहा है इन 3 तत्वों से, यानी कि ये 3 गुण राज्य में भी पाए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर किसी राज्य के नागरिक वीर हैं तो वह राज्य भी कैसा होगा, वीर होगा। अगर किसी राज्य के नागरिक नैतिकता के पथ पर चलने वाले हैं तो वो राज्य भी नैतिक होगा, या इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो 3 गुण हैं ये सभी व्यक्तियों में समान नहीं होते हैं। कुछ में पहला गुण प्रधान होगा यानी कि डोमिनेंट होगा, कुछ में दूसरा गुण प्रधान होगा, और कुछ में ऐसा होगा कि तीसरा गुण प्रधान होगा। तो इस आधार पे अलग अलग गुणों की प्रधानता के आधार पे क्या होगा कि राज्य में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं, 3 क्लास देखने को मिलती हैं। हमने 3 एलिमेंट्स देखे मानवीय आत्मा के, तो उस आधार पे क्या हुआ, राज्य में भी 3 क्लास देखने को मिलेंगी। ये देखिए इस प्रकार से आप बीच वाले कॉलम में देख रहे हैं गुण यानी कि मानवीय आत्मा का तत्व। इसमें हमने पढ़ा, तीनों गुण पढ़े हैं, क्षुधा, साहस और विवेक। तो इस आधार पर राज्य में 3 क्लास बनेंगी, 3 वर्ग बनेंगे। सबसे पहले गुण के बारे में बात करते हैं, क्षुधा। तो इससे जो वर्ग बनेगा, इससे जो क्लास बनेगी वो है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग जो है इसमें वो लोग आएंगे जो पूरी तरीके से अपनी इच्छाओं के, आकांक्षाओं के वशीभूत होकर के, यानी उसी से वो अपना कार्य करते हैं, उनको इसी में आनंद मिलता है। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं, इसमें श्रमिक भी हो सकते हैं, इसमें कृषक भी हो सकते हैं, शिल्पकार या व्यवसाय कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका लास्ट वाले कॉलम में आप देखिए क्या है इनका कार्य, उत्पाद। इनका जो हर क्लास का क्या होगा, अपने एक पर्टिकुलर कार्य। तो यहाँ उत्पादक जो वर्ग है उसका अपना एक पर्टिकुलर कार्य होगा, वह है उत्पादन करना, प्रोडक्शन। इसी प्रकार से हम मानवीय आत्मा के सेकंड एलिमेंट की दूसरे तत्व की चर्चा करेंगे, तो वो है साहस यानी कि स्पिरिट। इससे जो वर्ग बना है वो है सैनिक वर्ग। अब इसमें इस क्लास में वो लोग आएंगे जिनमें क्या होगी, साहस की प्रधानता। तो इसको इस क्लास को किससे प्रेम होगा, इस वर्ग को प्रेम होगा युद्ध करने से, अपने समाज से। तीसरा जो है आप देख रहे हैं वो है विवेक यानी कि रीज़न। तो तीसरे वर्ग में ऐसे लोग आएंगे जिनमें कि जो विवेक प्रधान होंगे। तो ये कैसे होते हैं, ये दार्शनिक होते हैं। उनको आनंद आएगा समाज की सेवा करने में। तो समाज की सेवा करने में उनको जब आनंद आएगा तो ऐसे व्यक्ति ही समाज का शासन चलाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। और इनका कार्य क्या हुआ, इनका कार्य हुआ शासन करना। तो पहली जो क्लास है उत्पादक वर्ग है, इसका कार्य उत्पादन करना। दूसरी जो क्लास है वो है सैनिक वर्ग, जिसका कार्य है रक्षा करना। और जो तीसरी क्लास है वो है दार्शनिक वर्ग, और उसका कार्य क्या है, शासन करना। इस प्रकार से प्लेटो जो है वो राज्यों को क्या मानता है, व्यक्ति का विराट रूप। लास्ट के जो 2 वर्ग हैं, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, इनको प्लेटो ने नाम दिया है राज्य का संरक्षक वर्ग यानी कि गार्जियन। उनको गार्जियन माना है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि प्लेटो ने कहा है कि आदर्श राज्य का निर्माण होता है। अब आदर्श राज्य का निर्माण जो है वो प्लेटो ने कहा है कि 3 अलग अलग चरणों में होता है। 3 अलग अलग चरणों में किस प्रकार से होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। सबसे जो पहला चरण है उसमें क्या होता है जिसकी वजह से आदर्श राज्य के प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का निर्माण हो पाता है। देखिए प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की जो आर्थिक आवश्यकता होती है, आर्थिक आवश्यकता मतलब हुआ भोजन, वस्त्र, आवास,
या इसको हम सिंपल शब्दों में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब क्या होती है, व्यक्ति की बेसिक नीड होती है। तो प्लेटो ने इस बेसिक नीड को राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना है। और प्लेटो कहता है कि व्यक्ति जो है वो इनकी पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला पूरी नहीं कर सकता, अकेला समस्त आर्थिक आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको दूसरे व्यक्तियों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, सामंजस्य करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। अपने द्वारा जो तैयार की गई वस्तु है वो दूसरे लोगों को दे, दूसरे लोगों द्वारा तैयार की गई वस्तु को खुद ले, इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो वो किसे जन्म देता है, वो कार्य विशिष्टीकरण तथा अहस्तक्षेप के सिद्धांत को जन्म देता है। अब देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर या कार्य विभाजन हुआ। और विशेषीकरण क्या हुआ कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है, तो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हुए क्या करता है, वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है और एक ही कार्य में रुचि रखने लग जाता है। और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आता है जिसमें जबकि उसकी एक ही कार्य में योग्यता जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि वो ऐसा कार्य करने लग जाता है जिसमें उसकी योग्यता पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो यहाँ इस प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय हो रहा है और उसका प्रमुख कार्य क्या हुआ, वस्तुओं का उत्पादन करना। हमने इसमें पढ़ा, इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे, जैसे कि सुनार है, व्यापारी है, चिकित्सक वर्ग है, लुहार है इत्यादि, श्रमिक वर्ग इत्यादि। अब आती है आदर्श राज्य के हमने निर्माण में प्रथम चरण पढ़ा, उसके बाद बारी आती है द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में प्लेटो कहता है कि व्यक्ति केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होता है, उसकी बहुत सारी अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं, कला, साहित्य, संगीत इत्यादि। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होगा, और भी अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब जब और भी अधिक व्यक्ति होंगे तो उनके रहने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनके निवास के लिए सब क्या होगा, एक बड़े भूभाग की आवश्यकता होगी और ज़्यादा ज़मीन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बड़े भूभाग को हमें जब अधिकृत करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। और युद्ध कौन लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा जिसमें कि साहस की प्रधानता होगी, यानी कि सैनिक वर्ग। तो दूसरे चरण में किसका उदय होता है, सैनिक वर्ग का। दूसरे चरण में आकर के सैनिक वर्ग का उदय होता है और वो क्या करेगा, वो अपने समाज के लिए, राज्य की रक्षा करेगा। यानी कि उसका कार्य क्या हुआ, वो अपने समाज से प्रेम करेगा, उसको युद्ध करने में आनंद आएगा, इस प्रकार से। इसके बाद आता है तृतीय चरण। प्लेटो कहता है कि जो सैनिक वर्ग, जो अभी द्वितीय चरण में हमने पढ़ा सैनिक वर्ग, उसमें दोनों तत्व पाए जाएंगे, साहस भी पाया जाएगा और विवेक भी पाया जाएगा। लेकिन इनमें से ही कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें साहस की तुलना में विवेक ज़्यादा होगा। मतलब साहस तो है लेकिन विवेक की प्रधानता हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनसे कौन से वर्ग का निर्माण होगा, उनसे दार्शनिक वर्ग का निर्माण होगा। तो जो ये विवेकशील व्यक्ति है वो ही क्या है, प्लेटो का दार्शनिक शासक। और जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होगा राज्य का शासन चलाएंगे और साथ में जो बाकी की दो क्लास हैं उनमें समन्वय स्थापित करेंगे। तो ये इस प्रकार से प्लेटो ने बताया कि आदर्श राज्य का निर्माण जो है ये 3 चरणों में होता है, इस प्रकार से। आगे है आदर्श राज्य की उत्पत्ति के साधन। आदर्श राज्य की उत्पत्ति के साधनों में प्लेटो 2 प्रकार के साधनों की चर्चा करता है, एक तो है शिक्षा और एक है साम्यवाद।
शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो के क्या विचार हैं? प्लेटो कहता है कि जो बुराइयां हैं उनका उदय होता है मानव मस्तिष्क में। तो इन बुराइयों को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? इन बुराइयों को अगर हम राज्य नियंत्रित शिक्षा दें तो अभिभावक वर्ग के मस्तिष्क से इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभिभावक वर्ग, गार्जियन, किनको माना था? सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को। तो ये तो हुआ पहला साधन। दूसरा साधन जो है वो है साम्यवाद। अब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद है कि ऐसे फैक्टर्स जो शासन कार्य में बाधा डालें तो उनको हम क्या करें? उनको हटा दें। तो ऐसे एलिमेंट को कैसे हटाया जाएगा? इसके लिए प्लेटो कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है उनको संपत्ति और परिवार से वंचित कर दो ताकि वे सही ढंग से शासन का संचालन कर पाएं। तो अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से वंचित रखने की बात करता है साम्यवाद के अंतर्गत। ये आदर्श राज्य की उत्पत्ति के साधन थे। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, ये जो प्लेटो का आदर्श राज्य का जो विचार है, तो जाहिर सी बात है इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा अनेक विचारकों के द्वारा। तो उनमें डनिंग, पॉपर, रसेल इत्यादि हैं। अब जो आलोचक हैं उनके द्वारा इसकी क्या आलोचना की गई है इस विचार की? देखिए, इसमें सबसे जो असीमित शक्तियाँ जो दी हैं वो किसको दी गई हैं? जिसको सर्वोच्च माना गया है, जिस वर्ग को सर्वोच्च माना गया है उसको असीमित शक्तियाँ सौंप दी गई हैं। और वो कौन सा वर्ग है? वो वर्ग है दार्शनिक वर्ग। दूसरी इसकी आलोचना है कि हमने जो भी विचार पढ़े आदर्श राज्य के बारे में, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हर वर्ग है वो क्या करेगा? अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें कर्तव्यों पर तो जोर दिया गया है लेकिन अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तीसरी जो इसकी आलोचना है, जो उत्पादक वर्ग है, जो अधिसंख्यक है, बहुसंख्यक है, उसकी उपेक्षा कर दी गई है। हमने शिक्षा संबंधी जो साधन पढ़ा उसमें क्या उत्पादक वर्ग की चर्चा की गई थी? इसी तरीके से चौथी जो आलोचना है कि साम्यवाद द्वारा अभिभावक वर्ग है उसको परिवार और संपत्ति से वंचित रखा गया है। और जो लास्ट पॉइंट है कि कार्य विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत है, इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति अपना एक पक्षीय विकास कर पाता है। आगे हम बढ़ते हैं महत्व की तरफ। तो हर विचार का कुछ ना कुछ अपना महत्व भी होता है। अगर हम उसकी आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका महत्व भी होता है। तो देखिए, बात की जा रही है कि आदर्श राज्य का विचार, तो आदर्श का आदर्श होने की वजह से महत्व होता है। हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई अगर कमियां पहचाननी है, गुण पहचानने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको उसके आदर्श के समकक्ष खड़ा करें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें क्या कमियां हैं अथवा क्या गुण हैं। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य का अपना एक महत्व है। दूसरा, प्लेटो ने अपने जो आदर्श राज्य है उसमें नैतिकता पर बल दिया है। तो वर्तमान में भी हम देखें तो शासन और शासक में किस बात पर बल दिया जा रहा है? नैतिकता पर बल दिया जा रहा है। कई एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें एथिक्स का जो पेपर है वो भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी क्या है? शासन में नैतिकता लाने के लिए। तो आज जो हमने पढ़ा वो प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार पढ़ा। बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।